हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और आपकी एक समझ बनेगी कि किस तरह से जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इज, यहाँ पे रिपोज होगा तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है थीटा और जो आपके पास एंगल ऑफ रिपोज होता है दैट इज अल्फा, इसके इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन ए है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन बी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन सी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। और ऑप्शन डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है फ्रिक्शन का तब मैंने बताया है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी कि थीटा वो बराबर होता है आपके एंगल ऑफ रिपोज के यानी अल्फा के बराबर। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है बराबर का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन बी है 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन सी है 10⁻⁻19 मीटर। ऑप्शन डी है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपके पास जो 1 नैनोमीटर होता है वो बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाई डज द सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जो सन है आपके पास वो सनसेट और सनराइज के टाइम जो है वो बड़ा क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन बी है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ऑप्शन सी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग ऑफ द लाइट होता है। ठीक है, लाइट जो होती है अपने पाथ से डेविएट कर जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल में पोजीशन होती है उससे हमें थोड़ा हट के जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाई देती है। तो ये जो सन का बड़ा दिखना है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, बट इज द एस्केप स्पीड ऑन अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। एस्केप स्पीड क्या होगी आपके पास, एस्केप स्पीड या मैं बोलूं एस्केप वेलोसिटी जिसके बारे में मैंने आपको ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ऑप्शन ए है यहाँ पे 11.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 है यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 3 है यहाँ पे 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये जो एस्केप स्पीड है या एस्केप वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं v इज इक्वल टू √2g r, r यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ और यहाँ पे ग्रेविटेशन की जो है वैल्यू हम पुट करते हैं और इसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है हमारे पास 11.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 11.2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यहाँ पे आप यूनिट्स का देख लेना, मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर सेकेंड होगा, इसको आप एक बार चेक कर लेना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है फोर्स। ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी है मास। ऑप्शन डी है मोमेंटम। तो स्केलर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं,
ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो बचती क्या यहाँ पे? मास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मास, लेंथ, टाइम, ये क्या है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज। अगर हम किसी सर्किट में जो है वो करंट हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑप्शन ए है वो रिमूव्ड हो जाएगी, ऑप्शन बी है डबल हो जाएगी, ऑप्शन सी है हाफ हो जाएगी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जब भी हम करंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I इज इक्वल टू V R के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर जो है वो करंट की वैल्यू जो है वो निकालनी है, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो करंट है वो कितना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस है, जो करंट है, वो क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट हमारे पास हाफ होगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास डबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डबल। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस 2 ओहम, 4 ओहम एंड 10 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बतानी है। तो आपको पता है जब भी रजिस्टर को आप सीरीज में लगाया जाता है तो किस तरह से जो है इसकी जो है वो कैलकुलेशन होती है। जो हमारे पास आर एस होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16 ओहम, यानी 10 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 ओहम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 16 ओहम। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। यहाँ पर जो है वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए है एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है वुड, ऑप्शन डी है गोबर गैस। तो आप सभी जानते हो जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो है वो बायोगैस या बायोमास एनर्जी का जो सोर्स होता है उसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ये जो कोल, वुड और गोबर गैस है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके पास बायोमास एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अंडर जो है आपके पास दो रिएक्शन आती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, विच आइटम ऑफ लिस्ट मैच आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको बेसिकली मैच करना है यहाँ पे और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे आंसर आपको सामने दिख रहा है, फिर भी हम एक बार जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एक साइड जो है वो आपके पास क्वांटिटीज दी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, और एक साइड आपके पास उनके यूनिट्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है जो टाइम है, टाइम का यूनिट्स क्या होता है? यहाँ पे आप जानते हो जो टाइम का यूनिट है वो होता है सेकेंड। प्रेशर का यूनिट आपके पास होता है पास्कल। आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, और हीट का यूनिट होता है आपके पास जूल या जाउल। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही यहाँ पे बैठ रहा है? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो आप जानते हो कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का देखिए हमने तीसरे से कनेक्ट किया है, बी का हमने जो प्रेशर है वो फर्स्ट से कनेक्ट किया है, दैट इज पास्कल, सी हमने 4 से कनेक्ट किया है, दैट इज फैरेड, और डी हमने जो है वो हीट का जूल से, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमने करेक्ट किया हुआ है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। इनमें से ऐसी कौन सी वो टर्म है जो नेगेटिव नहीं हो सकती?
ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या फिर मैं बोलूं स्पीड या वेलोसिटी, जब मैंने ये डिफरेंस आपको बताया था तब मैंने एक टर्म आपको बताई थी कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई पर्सन गया हो और उसी पॉइंट से अगर वो पर्सन वापिस फर्स्ट पॉइंट पे आ गया हो, तब हम टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उसे हम नेगेटिव में नहीं लेते। हालांकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस, जो हम नेगेटिव नहीं ले सकते या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्काई अपीयर ब्लू। जो स्काई है, जो आसमान है, वो नीला क्यों दिखाई देता है हमें? ऑप्शन ए है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है ड्यू टू स्कैटरिंग, ऑप्शन डी है ड्यू टू डिस्पर्जन। तो ये जो आकाश का नीला रंग है ये किस वजह से जो है हमें दिखाई देता है? ये दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से जो है वो आसमान जो है हमें नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग की वजह से ही जो है वो सन का जो है वो रेडिश कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इन सब एग्जाम्पल का जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, इफ द स्पीड ऑफ द कार बिकम 4 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम। अगर किसी कार की स्पीड जो है वो 4 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 8 टाइम, ऑप्शन बी है 16 टाइम, ऑप्शन सी है 32 टाइम्स, ऑप्शन डी है 4 टाइम। तो आपको पता है जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो आ गई हाफ एम बी स्क्वायर। यानी मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने के बराबर है यहाँ पे? वी स्क्वायर के। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का क्या है? ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर स्पीड वेलोसिटी आपके पास कितनी दी हुई है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 16। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास? 16 टाइम्स। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो हमारे पास एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज। ऑप्शन नंबर ए है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितनी होती है? वो होती है 0। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी वजह से जो हमारी अर्थ है जो वो वार्म रहती है, एक तरह से मैं बताऊं तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे मेनली जो अगर मैं रे की बात करूं तो वो कौन सी होगी, कौन सी लाइट होगी? ऑप्शन ए है यूवी रे, ऑप्शन बी है विजिबल लाइट, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो वहां पे जो लाइट है, जो रे है, वो ट्रैप होके रह जाती है, वो होती है आपके पास इंफ्रारेड। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, इंफ्रारेड। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनमें से ऐसी कौन सी वो वेव है या लाइट है जो पोलराइज्ड नहीं हो सकती? ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन सी है आपके पास साउंड वेव, और
ऑप्शन डी है आपके पास रेडियो वेव। तो यहां पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती। यहां पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इट्स पाथ विल बी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में डालें, कौन से एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, तो उसका पाथ जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है सर्कल, ऑप्शन सी है पैराबोला, ऑप्शन डी है हेलिक्स। तो आपके पास जब आप एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो या फिर इजेक्ट करते हो एक तरह से 60 डिग्री के एंगल पर, तो उसका जो पाथ है वो एक हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से जो है वो पाथ होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हेलिकल या हेलिक्स पाथ। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। हमें जो है वो वेव की स्पीड पता करनी है कि कितनी होगी अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और वेवलेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव निकालने का, क्या फॉर्मूला है मैंने आपको बताया हुआ है, v इज इक्वल टू आपके पास लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस तरह से जो है वो स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो। यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव हमें निकालनी है, यहाँ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है वो कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है आपके पास 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज जब मैं यहाँ लिखूंगी तो हमारे पास जो है वो वेव की जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, जो 1 किलोवाट आर होता है वो कितने के बराबर होता है, या मैं बोलूं कि जो 1 किलोवाट आर है वो कितने जाउल या जूल के बराबर जो है वो होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है 36 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन बी है 36 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन डी है 36 इंटू 10⁶ जूल। तो सही जो यहाँ पे आंसर है यानी 1 किलोवाट जो आपके पास बराबर होगा वो होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर इज। 2 इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो पैरेलल हों। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, यहाँ पे पैरेलल होते हैं इस तरह से। इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो इनके बीच का जो है वो एंगल कितना होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, उस एंगल को उस वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो ये थे कुछ फिजिक्स के 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कि किस तरह से जो है वो MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सीरीज, मतलब ये MCQ की सीरीज हम लेके आते रहेंगे और आपसे जो है इस तरह की डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।